महा कार्टून टीवी। ठंडा जिस्म। शिखा काम के सिलसिले में मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुई थी। कंपनी की तरफ से उसे एक बंगलों में ठहराया गया था। रात काफी हो चुकी थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, जिसके चलते शिखा ने सो जाना ही ठीक समझा। रात के 2 बज गए थे और घड़ी की टिक टिक के अलावा उसके कमरे में कुछ और नहीं सुनाई दे रहा था। तभी शिखा की आंख अचानक से खुली। कितना वाहियात सपना था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे सपने आते हैं। चलो नींद खुल गई है तो क्यों ना कुछ खा लूं। एक खराब सपने की वजह से शिखा की आंख खुल गई थी। उसे अक्सर ऐसे ही सपने आया करते थे, लेकिन आज तक उसे उन सपनों की वजह पता नहीं चली थी। शिखा किचन तक पहुंची और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी। तभी उसे अपने पीछे से किसी के होने का एहसास हुआ। शिखा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें एकदम अटक गईं। उसने देखा कि उसकी नौकरानी लालटेन पकड़े उसे एकटक देखी जा रही है। हे भगवान, ऐसे कौन करता है सुनीता? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। शिखा को अपनी नौकरानी का ये व्यवहार बहुत अटपटा लगा, लेकिन बात को अनदेखा करते हुए उसने सुनीता से कुछ खाने के लिए मांगा और अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। थोड़ी देर में सुनीता खाना लेकर शिखा के कमरे में आ गई। तभी किसी ने बेल बजाई। इस वक्त कौन हो सकता है? देखना जरा सुनीता। सुनीता सीढ़ियों से नीचे दरवाजे तक पहुंची। फिर उसने दरवाजा खोला। हाय, आई एम प्रणव। एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। क्या आज रात के लिए मैं यहाँ रुक सकता हूँ? सुनीता ने ये बात सुनकर लड़के को अंदर आने से मना कर दिया। लड़का सुनीता से अंदर आने की रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन सुनीता उसकी एक नहीं मान रही थी। शिखा को नीचे से शोर की आवाज आने लगी। खाना छोड़ शिखा नीचे गई। दरवाजे पर पहुंचकर उसने प्रणव को पूरी तरह से भीगा हुआ देखा। साथ ही बाहर उसकी खराब गाड़ी को भी खड़ा पाया। सब कुछ समझकर शिखा ने कहा, सुनीता, एक रात की ही तो बात है, इन्हें अंदर आने दो। ये सब सुनकर प्रणव बहुत खुश हुआ। फिर उसने कहा, हे, आई एम प्रणव। थैंक यू यार, मुझ पर इतना बड़ा एहसान करने के लिए। वरना पता नहीं इस बारिश में मेरा क्या हाल होता। प्रणव की आवाज और उसके बोलने के तरीके से शिखा मोहित हो गई और उसे एक छोटी सी मुस्कान देकर सुनीता को उसे कमरा दिखाने को बोला। सुनीता को शिखा की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो मन मारते हुए प्रणव को कमरा दिखाने चली गई। रात अब और गहरी हो चुकी थी। पूरे बंगले में एक अजीब सा सन्नाटा छा चुका था। शिखा की भी आंख लग चुकी थी। बंगले के चारों ओर सनसनाती हवा माहौल को डरावना कर रही थी। वहीं चैन से सो रही शिखा को एहसास हुआ कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है। जैसे ही शिखा ने अपनी आधी आंख खोली तो उसकी आवाज हलक में ही अटक गई। शिखा ने देखा एक गला हुआ शरीर जिसके हाथ और गर्दन नीचे की तरफ लटके हुए हैं और चेहरा बाल से ढका हुआ है। वो बड़ी ही अजीब तरीके से शिखा को छूने की कोशिश कर रहा है।
ये सब देख शिखा की हालत बहुत खराब होने लगी और वो जोर से चिल्लाई और उसकी नींद खुल गई। नहीं, ये एक रात में 2 बार सपने दिखना मेरे साथ पहली बार हुआ है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चैन की नींद भी नहीं ले पाती। दरवाजे पर एक आहट हुई। शिखा अपने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए उठी। दरवाजा खोलने पर शिखा ने देखा कि प्रणव वहां खड़ा हुआ है। आप ठीक तो है ना? वो एक्चुअली मैंने अपने कमरे में आपके चिल्लाने की आवाज सुनी। हाँ, ठीक हूँ। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ? एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही। ये जगह मेरे लिए नई है ना। चलो ठीक है। शिखा और प्रणव एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, लेकिन फिर भी दोनों ने एक साथ समय बिताने का सोचा। दोनों बात करने लगे और काफी देर तक दोनों में एक दूसरे के काम को लेकर काफी अच्छी खासी बातें होने लगी। प्रणव की बात सुनकर शिखा उसकी ओर आकर्षित होने लगी। प्रणव को भी शिखा का शांत स्वभाव काफी अच्छा लग रहा था। तभी शिखा ने खुद को दिख रहे सपनों के बारे में प्रणव को बताया, जिसे सुनकर उसने कहा, लगता है आपकी कोई पुरानी इच्छा अभी भी अधूरी है। शिखा को बात समझ नहीं आई और वो हंस पड़ी। चलो आप हंसी तो, मैं काफी देर से इसी का इंतजार कर रहा था। शिखा और प्रणव कब एक दूसरे के नजदीक आ गए, दोनों को इस बात का पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे के आगोश में खो गए। रात के 3 बज चुके थे और शिखा की आंख लग गई। उसे महसूस हुआ कि प्रणव उसके बालों को सहला रहा है। शिखा को अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने अपनी आंख खोली और खौफ से उसके पूरे शरीर को मानो जैसे लकवा ही मार गया हो। उसके सपने में दिखने वाला वो लालची शरीर उसके ऊपर था और वो शिखा की आंखों से आंखें मिलाकर उसे एक मुस्कान के साथ देखे जा रहा था। शिखा की आवाज नहीं निकल पा रही थी। पूरी ताकत लगाकर उसने टूटी फूटी आवाज में बोला, कौन हो तुम? मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। प्रणव, मैं याद नहीं तुम्हें? पिछले 25 साल से मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूँ। शिखा, जब एक साथ बिताई गई उस अधूरी रात को तुम दोबारा मिलने का वादा कर गई थी, पर लौट कर नहीं आई। बस तब से ही मैं तुम्हें अपना बनाने की राह तक रहा हूँ। मेरे ठंडे पड़े इस जिस्म को आज तुम्हारी वजह से सुकून मिला है। ठंडा जिस्म पार्ट 2। हिमानी पिछले 1 घंटे से किसी का इंतजार कर रही थी। कैफे में बैठे बैठे वो तकरीबन 4 कॉफी के कप गटक चुकी थी। इतनी देर से इंतजार करने के कारण उसे अब गुस्सा आ रहा था। पूरी तरह आग बबूला होने के बाद उसने फोन उठाया और गुस्से में चिल्लाने लगी। कुछ सेकंड्स के बाद उसने अपना फोन कट कर दिया और वेटर को बिल लाने का इशारा किया। वहीं हिमानी की इन सब हरकतों को गौर करते हुए पास में बैठे हुए एक लड़के ने उससे बात करने का मन बनाया। कॉफी लगता है ज्यादा ही गर्म थी, शायद इसी वजह से आपके सर पर चढ़ गई है। एक्सक्यूज मी। हाय, मेरा नाम पुलकित है। मैं आपको काफी देर से देख रहा हूँ। आप थोड़ी परेशान और गुस्से में लग रही थी, तो सोचा आपसे थोड़ा बात कर लूं। थैंक्स पर नो थैंक्स। मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरी कंपनी बहुत जबरदस्त है, आप ट्राई कर सकती हैं। अगर अच्छी नहीं लगी तो चुपचाप चला जाऊंगा। हिमानी पहले से ही गुस्से में थी और पुलकित की बात से वो और ज्यादा चिढ़ गई। उसने बिल पे किया और कैफे से बाहर आ गई। पुलकित हिमानी का पीछा करने लगा।
उसे लगा कि शायद उसकी वजह से हिमानी को बुरा लगा और वो हिमानी से माफी मांगने लगा। इस बात से हिमानी और ज्यादा चिढ़ गई। उसने पुलकित को डांटना शुरू कर दिया। उसने पुलकित को वहां से तुरंत जाने को बोला। बात बिगड़ती देख पुलकित ने उसका पीछा करना बंद कर दिया और वो वहां से चला गया। रात काफी गहरी हो चुकी थी। हिमानी को अपने घर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था, तो उसने पैदल चलना ही शुरू कर दिया। रास्ता काफी डरावना था। हिमानी को बस कैसे भी करके अपने घर पहुंचना था। उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन मिलाने लगी, पर उसकी कॉल किसी ने पिक नहीं की। हिमानी को घबराहट के मारे पसीने आने लगे। वो तेजी से चलने लगी। वहीं अंधेरा होने की वजह से उसे रास्ते में पड़ा पत्थर दिखाई नहीं दिया और वो टकराकर जमीन से गिर गई। हिमानी को बहुत चोट आई। उसके सर से खून निकलने लगा। तभी किसी ने उसके सामने आकर अपना हाथ बढ़ाया। हिमानी बहुत डर गई। उसने जैसे ही उस आदमी की तरफ देखा, अशोक, तुम? हिमानी का पति उसे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया था। अशोक, मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही थी। शादी की सालगिरह पर भी तुम्हें मेरे लिए टाइम नहीं मिला। हिमानी की बात सुनकर अशोक हंसने लगा और उसने हिमानी को सरप्राइज देने की बात कही, जिसे सुनकर हिमानी बहुत खुश हो गई। तभी अशोक का फोन बजा। उसने फोन पर बात की और हिमानी से कहा कि उसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आ गया है, तो उसे फौरन वहां से जाना ही होगा। अशोक हिमानी को उस सुनसान सड़क पर अकेले छोड़कर निकल गया। ये सब देखकर हिमानी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और वो कैफे की ओर निकल गई। वहां पहुंचकर उसे पुलकित मिला, जिसे देखकर उसका गुस्सा ठंडा हुआ और उसने अपने कड़वे स्वभाव के लिए उससे माफी मांगी। पुलकित काफी खुशमिजाज लड़का था। उसने हिमानी को तुरंत माफ कर दिया। दोनों में काफी देर बात चली। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने हिमानी को उसके घर चलने के लिए कहा। ये सुनकर हिमानी को लगा अगर वो किसी अनजान लड़के के साथ जाएगी तो अशोक को जलन महसूस होगी। यही सोचकर वो मान गई। पुलकित ने अपनी गाड़ी निकाली और हिमानी को लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। वाओ, ये तुम्हारा घर है? ये सुनकर पुलकित ने हंसकर हाँ में जवाब दिया। अपने सामने इतना आलीशान बंगला देखकर हिमानी को काफी हैरानी हुई। दोनों बंगले के अंदर पहुंचे, जिसके बाद पुलकित उसे सीधा अपने कमरे में ले गया। दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए। हेलो, कहाँ हो हिमानी? मैं घर पे तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर में आती हूँ। पति का फोन आने के बाद हिमानी को होश आता है कि वो कितना गलत काम करने जा रही थी। उसने घबराकर अशोक को फिर दोबारा आने के लिए कहा और फौरन वहां से निकल गई। हिमानी जैसे ही बंगले से बाहर निकली, उसने देखा कि एक आदमी हुडी से अपना सर ढके वहां खड़ा है। हिमानी काफी डर गई और उस आदमी से उसके वहां होने का कारण पूछने लगी, मगर वो आदमी कुछ नहीं बोला।
हिमानी को मारने के बाद वो शख्स सीधा पुलकित के कमरे में जा पहुंचा। पर यही तो मैं चाहता था, अभिमानी मेरी होगी। जो काम मेरा मुर्दा शरीर नहीं कर पाया वो मैंने तुझसे करवा दिया। पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये तुम्हारी ही कहानी है। मेरी कहानी? 25 सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर भी तुम्हें बात समझ नहीं आई? शिखा, ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। इसी दिन के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें देखते ही मैंने अपनी जिंदगी ही दांव पे लगा दी। अपना सौदा मैंने शैतान से किया ताकि मैं इतना ताकतवर बन जाऊं कि कोई हम दोनों के बीच में ना आ सके। ऐसा तुमने क्या किया? हिमानी, 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 हिमानी। आखिर कौन था ये आदमी और वो इस अवस्था में यहाँ कर क्या रहा था? क्या थी इस आदमी की सच्चाई? क्या इसके पागल होने के पीछे किसी हिमानी का हाथ था? चल बाहर, तुझसे तेरे रिश्तेदार मिलने आए हैं। पुलकित, क्या अपनी पत्नी को मारने का जुर्म तू अब भी कबूल नहीं करेगा? ये नाटक हमारे सामने करने की कोई जरूरत नहीं। हमें पता है कि तू अपने जुर्म से बचने के लिए सब कर रहा है। लगता है ये आज भी कुछ नहीं बताएगा। फिर दोबारा आएंगे सबूतों के साथ, तब देखते हैं ये अपने आप को कैसे बचाता है। पुलकित काफी समय से इस पागल खाने में अपने जुर्म को बचाने के लिए समय काट रहा है। पुलकित पर अपनी पत्नी को मारने का इल्जाम है। सजा से खुद को बचाने के लिए वो ये सब कर रहा था। पुलकित एक साइको आदमी था जो कुछ भी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दादाजी, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर देखना हम आपकी सारी प्लान की हुई जगहों पर घूमने जाएंगे। जल्दी से खाना खा लीजिए, फिर मुझे घर भी जाना है। अशोक आजकल बहुत ही गुस्से में रहने लगे हैं। अगर मैं उन्हें समय पर नहीं मिली तो फिर वो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। कई सालों से हिमानी के दादा का दिल्ली की इस मेंटल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। हिमानी का रोज वहां आना जाना था क्योंकि उसके सिवा उसके दादा का कोई भी नहीं था। हिमानी काफी खूबसूरत और चंचल थी, जिसे देखकर पुलकित का दिल उस पर आ गया। अब वो दिन रात बस उसी को पाने के सपने देखने लगा। पुलकित एक साइको आदमी था और हिमानी के साथ भी वो कुछ ऐसा ही करना चाहता था जो उसने अपनी बीवी के साथ किया। मुझे मालूम है कि तू उस लड़की को पसंद करता है। अगर तू चाहे तो मैं तेरा काम बना सकता हूँ। ये बात सुनकर पुलकित को थोड़ा सा अजीब लगा और उसने राहु को वहां से जाने के लिए बोल दिया, जिस पर जवाब देते हुए राहु ने कहा,
मुझे पता है कि तू पागल नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि तू उस लड़की को पाना चाहता है, और ये काम तू अकेले नहीं कर पाएगा। एक सिर्फ मैं ही हूँ जो तेरी इसमें मदद कर सकता हूँ। पुलकित एक बहुत ही शातिर आदमी था। उसने राहु से इसके बारे में पूछा कि वो ऐसा कैसे करेगा। मैं कई समय से शैतानी शक्तियां सीख रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मरे को जिंदा और जिंदा को मार सकता हूँ। तुझे देखते हुए लगता ही है कि हिमानी ऐसे तेरी नहीं हो सकती। उसका होने के लिए तुझे नर्क की दुनिया को अपनाना होगा, और वो तू तभी कर पाएगा जब तू इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया को अपनाएगा। हाँ? और वो मैं कैसे करूंगा? खुद का बलिदान देकर। ये सब तेरे ऊपर है। अगर तू चाहे तो मैं तेरी इसमें मदद करूंगा, और अगर नहीं तो बाकी तेरा फैसला। हाँ, मैं हिमानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुझे जो करना है तू कर। ठीक है। कल अमावस्या की रात है, तकरीबन 12 बजे तू मुझसे यहीं मिल। मैं कल तेरी इच्छाएं पूरी करने के सारे रास्ते खोल दूंगा। और अगली ही रात दोनों उसी कमरे में मिले। राहु अपने तंत्र मंत्र के सामान के साथ वहां आ चुका था। तुझे खुद अपनी जान की बलि देनी होगी। अपनी हद को भी पार कर चुका पुलकित प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ करने का जोखिम उठा रहा था। कुछ ही देर में पुलकित ने खुद को मौत के हवाले कर दिया। कमरे में एक अजीब तरीके का सन्नाटा छा चुका था। चारों तरफ अजीब सी सनसनाहट थी कि तभी एक शैतानी साई की दस्तक हुई, और वो पल भर में ही पुलकित में बदल गया। तू आजाद है वो सब करने के लिए जो तू चाहता है। जा जा। क्या हिमानी मुझे चीट कर रही है? लेकिन कल हमारी शादी की सालगिरह है, और ये अभी बताता हूं। डिटेक्टिव। हिमानी तो बस इस बात से अनजान थी कि कोई उसकी जिंदगी में काला साया बनकर आया है। पुलकित अब आजाद था। अपनी गंदी सोच को अंजाम देने के लिए उसने हिमानी और अशोक की जिंदगी बर्बाद करने के लिए अपनी पहली चाल चल दी थी। अशोक के मन में शक का बीज बोकर पुलकित की हैवान आत्मा ने अपना आधा काम कर दिया था। अशोक, कल का प्लान पक्का है ना? कल मैं तुम्हारा ऑफिस के बाद कैफे में वेट करूंगी। और हाँ, हर बार की तरह देरी से मत आना। चलो ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। हिमानी वहां से चली गई। शक में डूबा अशोक अब किसी भी हद तक हिमानी के आशिक का पता लगाना चाहता था, जिसके लिए उसने एक डिटेक्टिव को हायर कर लिया था। और अगले ही दिन डिटेक्टिव हिमानी के हर एक्शन को ऑब्जर्व कर रहा था।
आपका शक बिल्कुल सही है। आपकी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। कहाँ हिमानी? मैं घर पे तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर में आती हूँ। और गुस्से से भरे अशोक ने हिमानी को मौत के घाट उतार दिया। आज मैं इसके आशिक को भी नहीं छोड़ूंगा। अशोक अब सब कुछ समझ चुका था। यही तो मैं चाहता था। अभिमानी मेरी होगी। जो काम मेरा मुर्दा शरीर नहीं कर पाया वो मैंने तुझसे करवा दिया। अगले जन्म में हिमानी पर बस मेरा हक होगा। अब मैं शांति से उसका यहाँ इंतजार कर सकता हूँ। घबराई और डरी हुई शिखा जैसे तैसे कमरे से बाहर निकली। पूरा घर उसकी चीखों से बस गूंज रहा था। बचाओ! बचाओ! शिखा खुद को बचाने के लिए बस भागती जा रही थी। प्रणव का भूत एक काला धुआं बनकर शिखा का पीछा कर रहा था। घर में इतना शोर सुनकर सुनीता रसोई घर से बाहर आ गई। शिखा को इतनी बुरी हालत में भागता हुआ देखकर सुनीता उसकी तरफ भागने लगी। अब क्या हुआ मीम साहब? पर हुआ क्या? आप इतनी तेजी से क्यों भाग रही हैं? सुनीता के पूछने पर शिखा ने उसे प्रणव के बारे में बताया, जिस पर उसने कहा, क्या आप हिमानी है? ये सुनकर शिखा काफी हैरान हुई। ये बात सुनीता और उस बंगले के आसपास के हर व्यक्ति को पता थी। सुनीता इस बंगले की देखरेख अपनी गरीबी के कारण कर रही थी। इतने में ही घर की सारी लाइट्स जलने और बंद होने लगी। ये देखकर सुनीता ने शिखा को वहां से भाग जाने के लिए कहा। चारों तरफ तेज हवाओं की सरसराहट थी। शिखा जैसे ही दरवाजे की तरफ भागी, वो जोरों से अपने आप ही बंद हो गया। बाहर जाने का एकमात्र रास्ता अब बंद हो चुका था। सुनीता ने जैसे ही ये सब देखा, उसने शिखा की मदद करनी चाहिए, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया। वो चाहकर भी शिखा की तरफ नहीं बढ़ पा रही थी। ये तुम्हें क्या हो रहा है? तुम हिल क्यों नहीं पा रही हो? उस साइको ने मुझे पकड़ रखा है ताकि मैं आपकी कोई मदद ना कर पाऊं। और इतने में ही सुनीता हवा में उड़ने लगी। ये तुम्हें क्या हो रहा है? मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अपनी जान बचाइए और यहाँ से कैसे भी करके भाग जाइए, वरना ये आपको भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। भाग जाइए यहाँ से। पर कैसे? फिर सुनीता हवा में इधर से उधर होने लगी। कुछ तो बोलो सुनीता, मैं कैसे खुद को इस साइको से बचाऊं? ये साइको मुझे नहीं छू सकता जब तक मेरे पास। हाँ बोलो सुनीता। मेरे मरने के बाद मुझे ध्यान से देखना। मरने के बाद? पर तुम्हें तो ये छू भी नहीं सकता है ना? अब छू सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। सुनीता, सुनीता! शिखा अब एकदम अकेली थी। चारों तरफ एक डरावना सा सन्नाटा था। खौफ से शिखा का हलक सूखा जा रहा था। लेकिन तभी एक साया उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा।
शिखा, मेरी जाने मन, अब तुम्हारा क्या होगा? देखो देखो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तुम अब यहीं रहोगी मेरे साथ, मेरे साथ। शिखा भूत के बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस चुकी थी। वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। अपना मानसिक संतुलन खो चुकी शिखा वहीं जमीन पर बैठकर सुनीता की लाश के पास रोने लगी। लगता है अब मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। सुनीता, तुमने मुझे भी अकेले मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। मैं कैसे खुद को बचाऊं? सुनीता, अब तुम ही मुझे बताओ। एक मिनट, तुम कुछ कह रही थी? मेरे मरने के बाद मुझे ध्यान से देखना। मरने के बाद तुम्हारी लाश को देखना है? तुमने ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्या है? सुनीता की बात याद आते ही शिखा उसे गौर से देखने लगी। सुनीता, तुम क्या बोलना चाह रही थी? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही कुछ समझ आ रहा है। इसी जद्दोजहद में शिखा की नजर सुनीता के पल्लू में फंसे एक दांत पर पड़ी, जो देखने में तो हाथी के दांत की तरह लग रहा था। शिखा को अब सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो समझ में आने लगा था। शायद इसी की वजह से ये साइको भूत सुनीता का कुछ नहीं कर पा रहा था, और जब मेरी जान को उसने खतरे में देखा तो अपने एकमात्र सुरक्षा कवच को भी उसने मेरे हवाले कर दिया। सुनीता, थैंक यू मेरे लिए ये सब करने के लिए। मैं तुम्हारे दिए हुए इस बलिदान को खराब नहीं होने दूंगी। अब तो मैं कैसे भी करके अपनी जान बचा कर रहूंगी। दांत से बनी ताबीज को पहनकर शिखा ने खुद को बचाने का फैसला किया। काफी देर तक घर की छानबीन करते वक्त शिखा को एक लाल दरवाजा दिखा, जिस पर ताला लगा हुआ था। शिखा ने ताला तोड़ना शुरू किया। कुछ ही देर में ताला टूट गया, जिसके बाद कमरे में नजर पड़ते ही शिखा की रूह कांप गई। झूलती हुई लाशों से कमरा भरा हुआ था। बात अब साफ थी कि इन सभी की बलि दी गई है। इसी राज का पता लगाने के लिए शिखा ने कमरे को अच्छे से तलाशा। कुछ ही देर की छानबीन के बाद शिखा को एक काले जादू की किताब मिली, जिसमें एक आत्मा को समय समय पर कैसी शक्ति मिल सकती है उसके बारे में बताया गया था। आगे और पढ़ने पर शिखा ने खुद से कहा, यानी कि अगर किसी भी नियम का पालन गलती से या फिर कोई बलि गलत दी जाए तो इस साइको भूत को मारा जा सकता है। प्रणव के भूत को देखकर शिखा की सांसें अटक गईं। मेरे बारे में छानबीन चल रही है। कर लो, तुम फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। साइको उसके करीब आने लगा। वो शिखा के शरीर पर दोबारा काबू पाना चाहता था, लेकिन मतलब तूने इस तावीज के बारे में पता लगा ही लिया। ये तूने अच्छा नहीं किया शिखा। अब देख तेरा मरना भी तय है। खौफ से कपकपा रही शिखा कमरे की और छानबीन करने लगी। लाख कोशिशों के बाद उसे एक बंद बक्सा मिला। बक्से को अच्छे से देखने पर उसने कुछ लिखा हुआ पाया।
इसका मतलब तुम्हारा सुरक्षा कवच ही इस ताले की चाबी है। बिना देरी किए उसने ताबीज से बक्से को खोल दिया, जिसमें एक चमकदार खंजर था, लेकिन उसे हाथ में लेने से पहले ही मतलब तू नहीं मानेगी। अब देख मैं तेरा इन सभी से कितना ज्यादा बुरा हाल करता हूँ। शिखा बक्से को लेकर भागने लगी, लेकिन भूत ने उसे हवा में उछाल दिया, जिससे बक्सा नीचे गिर गया और भूत अपनी शक्तियों से शिखा पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। दर्द से करा रही शिखा चीखने लगी थी। बक्से को खोलने के चक्कर में शिखा ताबीज भी उतार चुकी थी, जिससे भूत का उस पर काबू पाना आसान हो गया था। शिखा जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो साइको उसके शरीर को बस दर्द दिए जा रहा था। दर्द इतना था कि शिखा उसे सहन नहीं कर पाई और वहीं बेहोश हो गई। बेहोश शिखा को देखकर साइको ने उसे जमीन पर फेंक दिया और उसके बलिदान की तैयारी करने लगा। मैं तुझे मारकर तेरी आत्मा को अपने वश में कर लूंगा, फिर तू मेरी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बेहोशी का नाटक कर रही शिखा चुपके से उस खंजर की तरफ पड़ने लगी और अपने सामने चल रहे लाशों का तांडव देखकर शिखा का हलक सूखा जा रहा था। खुद को साइको की नजरों से बचाते हुए शिखा ने खंजर उठा लिया, लेकिन भूत की नजर उस पर पड़ गई और वो शिखा को अपनी तरफ खींचने लगा। हाथ में खंजर छुपाए शिखा ने उसे उस साइको के सीने में घोंप दिया, लेकिन शिखा को कुछ भी समझ नहीं आया। प्रणव उसकी इस हरकत पर उसे और ज्यादा दर्द देने लगा। वो शिखा के जिस्म पर अपने नुकीले नाखूनों को गढ़ाने लगा। ये दर्द शिखा के लिए बहुत ज्यादा असहनीय था। हाथ में रखा खंजर शिखा से फिसल गया और जाकर जलती हुई आग में गिर गया। ये देखकर साइको भूत तेजी से चिल्लाया, जैसे जैसे खंजर पिघल रहा था वैसे वैसे उस साइको का गला शरीर भी जल रहा था। साइको पूरे कमरे में पागलों की तरह चिल्ला रहा था, मगर उसे शांति नहीं मिल रही थी। उसके जलने के साथ साथ जिंदा हुई लाशों को भी आग लग गई और वो सब भी जलकर खाक हो गई। बात अब साफ थी, साइको की जान उसी खंजर में थी। उसके मरने के साथ ही शिखा को भी अब उससे आज़ादी मिल गई। अपने सपनों में दिखने वाले गली शरीर की असलियत इतनी भयंकर होगी शिखा नहीं जानती थी, और अब से शिखा को ऐसे किसी भी सपने से लड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।